हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः आप लोगों के बीच आज इंडियन पॉलिटी के सीरीज में दूसरा पार्ट संविधान की प्रस्तावना का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। मैं आज की क्लास शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसका एक रिव्यू हम कर लें, और कोई भी नया क्लास स्टार्ट करने से पहले पूर्व वाली क्लास का रिव्यू होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना हम लोगों को बताता है कि जो संविधान निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे, जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना योगदान दिया था, उनके उद्देश्य क्या थे, उनकी कामना क्या थी, उनका लक्ष्य क्या था, उनकी अभिलाषाएं क्या थी, इन तमाम बातों का परिलक्षण करने का काम हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना करता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने क्लास में आपको बताया था कि प्रस्तावना सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया। बाद में अनेक देशों ने प्रस्तावना को अपने अपने संविधान में जगह दिया। भारत भी अपने भारत के संविधान में प्रस्तावना को जगह दिया। जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है दोस्तों। और एक अहम बात कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें मात्र एक बार संशोधन किया गया, और वह संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, 1976। और उस संशोधन के तहत भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों, उसके बाद संविधान में जो मूल तत्व होते हैं, वो हमारा संविधान की प्रस्तावना के जो मूल तत्व हैं दोस्तों, वो 4 हैं। पहला, भारतीय संविधान जो अधिकार ग्रहण करती है, भारतीय संविधान के जो अधिकार का स्रोत है वो भारत की जनता है। आपको पता है दोस्तों कि प्रस्तावना की शुरुआत ही होता है हम भारत के लोग। दूसरा, जो भारत की संविधान प्रस्तावना का जो दूसरा तत्व है दोस्तों, वो है भारत की प्रकृति। जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारा जो भारत है वो क्या है, संप्रभु है, समाजवादी है, लोक धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतंत्र वाला देश है। तो ये प्रस्तावना से पूरे भारत की प्रकृति के बारे में मुझे पता चलता है दोस्तों। साथ ही प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, तो प्रस्तावना का उद्देश्य दोस्तों न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है। साथ ही प्रस्तावना की जो अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान में, उसकी तिथि इंगित है। तो ये 4 तत्व प्रस्तावना के तत्व हैं दोस्तों। साथ ही मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस रहता ही रहता है। अब सवाल ये उठता है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से कैसे कंप्लीट करें, मैं अपनी तैयारी को कैसे करूं ताकि इसका हर क्वेश्चंस आपका बन जाए। तो दोस्तों, प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द हैं उसका अर्थ आपको समझना होगा, और उसी कड़ी में मैंने आपको कल 3 शब्दों का चर्चा किया था पिछले क्लास में। वो 3 शब्द में पहला जो शब्द था दोस्तों वो था संप्रभुता। मैंने बताया था कि कोई भी देश संप्रभु तभी होगा जब वह आंतरिक और बाह्य मामलों में निपटारा करने के लिए वह स्वयं सक्षम हो। अगर कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में खुद डिसीजन ले सकता है, निर्णय ले सकता है, तभी वह देश संप्रभु कहलाएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको दूसरा शब्द का विश्लेषण किया था, वो था समाजवादी। दोस्तों, भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है दोस्तों। हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है।
लोकतांत्रिक समाजवाद जो होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं। और मैंने कल बताया था दोस्तों कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है वो गरीबी, बीमारी, उपेक्षा और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट मैंने कल चर्चा किया था दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और यहाँ की सरकार सभी धर्मों का समर्थन करती है दोस्तों। तो ये 3 शब्दों मैंने बताया था। अब आज आगे आप देखिए, चौथा जो शब्द है दोस्तों वो है लोकतांत्रिक। अब हम लोकतांत्रिक किसे कहेंगे? सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो। अगर सर्वोच्च शक्ति जनता जनार्दन के हाथों में अगर है, इसका मतलब है कि वह देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जो शक्ति होती है वो जनता के हाथों में होनी चाहिए। मतलब जनता उसका निर्धारण करेगी कि शक्ति हम किसे सौंपते हैं। आपको तो पता होगा दोस्तों कि चुनाव होता है और चुनाव में हम लोग अपना मत देकर हम लोग शक्ति राजनीतिक पार्टियों को देते हैं। तो हमारा देश लोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है दोस्तों। संसदीय व्यवस्था है। सिर्फ आप संसदीय व्यवस्था अगर कहते हैं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा दोस्तों। भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। मतलब अर्थात जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र का मतलब होता है जो काम करने वाला है, जो कार्यकारिणी है, जो एक्सिक्यूटिव बॉडी जो है वो आपका विधायिका के प्रति जिम्मेवार होता है। यहाँ पे दोस्तों वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के गुण हैं दोस्तों। अगर लोकतांत्रिक देश आप कह रहे हो तो जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक लक्षण होने चाहिए। तो लोकतांत्रिक लक्षण क्या क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक वयस्क मताधिकार हमारे देश में है। वयस्क मताधिकार हम लोग को मिला हुआ है। सामयिक चुनाव, समय से चुनाव होता है दोस्तों। प्रत्येक 5 वर्षों पर चुनाव होता है, मतलब सामयिक चुनाव भी है। कानून की सर्वोच्चता, जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि हमारे देश में कानून की सर्वोच्चता है। कानून सर्वोपरि है, सबसे ऊपर कानून है। कानून का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में कानून की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। हमारा न्यायपालिका जो है वो सब सर्वोच्च है। कोई भी मामला का निस्तारण न्यायपालिका करती है। भेदभाव का अभाव दोस्तों, भेदभाव का अभाव भी हमारे भारत में है। एक अलग बात है कि ये बोलचाल या व्यवहारिक रूप में नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में भेदभाव का अभाव का जिक्र है। भेदभाव का अभाव है। ये सारे जो गुण आपके हैं वो लोकतांत्रिक लक्षण के गुण हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है गणतंत्र। कोई देश गणतंत्र कब होता है? मीनिंग को समझिए। गणतंत्र का मतलब होता है जो राज्य प्रमुख होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। अगर किसी देश का राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाए, इसका मतलब है कि वह देश गणतांत्रिक है। उस देश में गणतंत्र है और अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश गणतांत्रिक देश है। अगला पॉइंट है दोस्तों न्याय। दोस्तों न्याय में यहाँ पे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की जाती है। अब आप थोड़ा सा जरा ठहर कर सोचें कि न्याय जो है वो 3 तरह का न्याय होता है। और 3 तरह का न्याय क्या क्या होता है? सामाजिक न्याय,
आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय क्या है? हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। मतलब हमारे देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता है। हमारे देश में इसका भेदभाव नहीं किया जाता है। अर्थात किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। अगर सामाजिक न्याय का दूसरे रूप में आप समझना चाहें तो सामाजिक न्याय तभी कहा जाएगा जब किसी वर्ग विशेष को कोई विशेषाधिकार ना दिया गया हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाता हो। अगर ये बातें मौजूद है, निश्चित रूप से हमारे देश में मौजूद है, इसका मतलब हमारे देश में सामाजिक न्याय मिला हुआ है हमको। आप देख लीजिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। उनको उनका उत्थान हो, उनका विकास हो, इसके लिए सरकार विशेष रूप से ध्यान देती है। तो ये विशेषाधिकार नहीं हुआ दोस्तों, ये विशेषाधिकार नहीं हुआ, ये हुआ कि समाज के वैसे वर्ग जो असमानता की ओर है उसको समानता में लाना, समरूपता में लाना, और महिलाओं की स्थिति में भी सुधार की जाती है। तो ये सामाजिक न्याय हुआ दोस्तों। आर्थिक न्याय, आर्थिक कारणों के आधार पर भेदभाव नहीं हो। मतलब अगर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज़्यादा पैसा वाला है, कोई कम पैसा वाला है, तो उस पर हमारे देश में भेदभाव नहीं किया जाता है, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। और अगर ऐसा है तो आपका आर्थिक न्याय हुआ। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार हो। दोस्तों, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार मिले। मतलब आपको सबों को मत देने का अधिकार हो, सभी आप राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारा अधिकार अपने को मिला हुआ है। हमारे देश में सारे अधिकार हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तीनों न्याय की बात है। नोट में एक पॉइंट आप यहां देख रहे होंगे दोस्तों, एक सवाल कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय को कहां से लिया गया है। आखिर हमारे संविधान के प्रस्तावना में इसे शामिल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम कहां से ग्रहण किए हैं। तो दोस्तों, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, और वो रूस की क्रांति से हम लोगों ने अपनी प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को अपनी प्रस्तावना में जगह दिया है। तो रूस की क्रांति, 1917 की रूस की क्रांति से। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्रता। बहुत अच्छी बात है स्वतंत्रता। 1947 में हम स्वतंत्र हो चुके हैं। आखिर स्वतंत्रता का मीनिंग क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? हम सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग को मालूम होना चाहिए कि आखिर स्वतंत्रता है क्या। लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। मतलब लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति। इसका ये मतलब नहीं होता है दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान की सीमाओं के अंतर्गत, भारतीय संविधान में जो सीमाएं बनाई है उस सीमा के अंदर में आप रहकर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, और इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। मतलब विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता हमको मिली हुई है। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रस्तावना में निम्न में से किसकी स्वतंत्रता है, तो आप ध्यान में रखेंगे किसकी स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। मतलब
हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति रख सकते हैं। हमको विश्वास करने की स्वतंत्रता है। हमको स्वतंत्रता है कि हम आप पर विश्वास करें या ना करें। हमको स्वतंत्रता है कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। हमें स्वतंत्रता है कि हम उपासना करें या ना करें। तो इसमें हमारा देश जो है वो स्वतंत्र है। 8वां पॉइंट है दोस्तों समता। समता, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। बिना भेदभाव किए हर व्यक्ति को समान अवसर देना। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, उसमें सभी लोग फॉर्म भरते हैं। इसका मतलब है सबों को समान अवसर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे देश में समता है। समता का मतलब होता है दोस्तों प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। मतलब आप अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए आप स्वतंत्र हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको बराबर अवसर मिलेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों बंधुत्व। आखिर बंधुत्व आप सुनते होंगे, लेकिन बंधुत्व का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो दोस्तों बंधुत्व का मतलब होता है व्यक्ति का सम्मान करना और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखना। बंधुत्व दो चीजों को सुनिश्चित करता है दोस्तों। पहला कि व्यक्ति की सम्मान और दूसरा देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना। नोट में आप एक पॉइंट देख रहे होंगे दोस्तों कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व को कहां से लिया गया है? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। तो दोस्तों ये था प्रस्तावना का पार्ट 2। तो प्रस्तावना में जो मुख्य शब्द थे वो आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तावना को अलग अलग तरीके से सम्मानित करने का प्रयास किया है, उसके संदर्भ में सम्मानित शब्दों का उल्लेख किया है। तो अगली कक्षा में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपना क्या क्या मत दिया। तो दोस्तों आप जब जीएस की सीरीज आप यूट्यूब पर आप देख रहे हो तो मेरा आपसे परम निवेदन रहेगा कि बीच का वीडियो आप ना देखें दोस्तों, क्योंकि सीरीज में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको पूरे वीडियो का लिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। और वीडियो को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, पूरा सीरीज एक एक करके वीडियो को आप देखें। जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगा, पूरा वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और सच मानिए दोस्तों, अगर आप पूरे चैप्टर को आप देखा, आप बढ़िया से अगर पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, जिस तरह से क्लासेस चल रहा है दोस्तों, इसको आप ट्यूशन मानकर चलिए। आप YouTube पे इंटरटेन करने के लिए इसको मत पढ़िए। अगर सच में आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक रूटीन बनाइए और रूटीन के तहत इन कक्षाओं को आप देखिए। और दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पुनः वीडियो को रिवाइंड करके आप देखिए, फिर से देखिए। आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। एक बार वीडियो पूरा सुनने के बाद आधा एक घंटा या एक दिन के बाद पुनः आप वीडियो को पूरा देखिए। और जब प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा लो, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, आईएएस का क्वेश्चन हो, मैं आपको दिखाऊंगा। जब प्रस्तावना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो दोस्तों मैं क्वेश्चंस, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आप लोग के बीच में आऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा, आपको साबित करूंगा कि आपने जो पढ़ा, आपने अगर पढ़ा, आपने वीडियो सही तरीके से देखा, तो जितने भी क्वेश्चन प्रस्तावना से आएंगे दोस्तों निश्चित रूप से आपसे बनेगा। और यह सीरीज लगातार चलता रहेगा दोस्तों। तो इसको आप बिल्कुल एक कक्षा, नियमित कक्षा के रूप में इसको आप लें, नियमित कक्षा के रूप में आप इसको इस्तेमाल करें और आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि यह चैनल, जितने लोग चैनल से जुड़ेंगे,
जितने लोगों का प्रेम मिलेगा चैनल को, निश्चित रूप से यहाँ पे हम लोगों को उसमें काम करने में और दिलचस्पी लगेगा दोस्तों। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।